तो इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ की बात करेंगे आज। अमेरिका में किस तरह के वीज़े होते हैं और आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, कौन से टाइम पे अप्लाई करना चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मेरे भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, किसी भाई की बहुत काम आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो पहले तो भाइयों मैं आपको ये बताऊं कि नॉन इमिग्रेंट और इमिग्रेंट वीज़ाज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि इमिग्रेंट जो वीज़ा होता है ना, वो आपको एंटाइटल करता है यूएस में रहने के लिए लंबे समय तक, मतलब जो पीआर को लीड करे पाथ। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं इमिग्रेंट वीज़ाज़, लंबे समय के लिए रहने के लिए यूएस के अंदर। बात करेंगे नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ की। ठीक है, जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होते हैं दोस्तों, वो होते हैं जनरली टूरिस्ट वीज़ा, या फिर आप कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए हो, या फिर किसी भी तरह का जैसे कोई जैसे B1 वीज़ा हो गया, ठीक है, B2 वीज़ा हो गया, ये अपना नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। शॉर्ट टर्म आपको जो है वहाँ पे स्टे करना है और उसके बाद आप वापस आ जाए। तो आइए दोस्तों, पहले तो डिटेल में जानते हैं कि मतलब इन वीज़ाज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूएस के अंदर एवरेज सैलरी कितनी होती है और खर्चे कितने होते हैं। और ये बात करते हैं सबसे पहले डिटेल में B2 वीज़ा के बारे में। ठीक है, ये मैं सबसे पहले आपको जो एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा बता रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि मतलब टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर या फिर वहाँ पे मेडिकल लेने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ के लिए जाना चाहते हो कि तो आप कम से कम टाइम में जाके वहाँ पे वापस मुड़ जाओगे। ठीक है, तो B2 वीज़ा की बात करेंगे। B1 की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि B1 जो होता है वो बिज़नेस के लिए होता है। ठीक है, बिज़नेस कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। ठीक है, या फिर जो इस तरह की जो चीज़ें होती है, ठीक है, जो बिज़नेस से रिलेटेड होती हैं, तो उसी के अंदर जो है B1 अप्लाई करते हैं। तो जोन से मेरे भाई जो B2 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले उनको DS-160 फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं मेरी वो वीडियो। ठीक है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने आपको बताया कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर करके जाना। मेन चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे ना ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बैंक के अंदर जो आपके जो फंड्स है वो सफिशिएंट है, आपके जस्टिफाइड हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है ना उसको ये प्रूव करना होगा इंटरव्यू के अंदर कि भाई आप जो है यूएस से वापस मुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेन जो इंटेंट है ना वो यही चेक करता है कि भाई बंदा जो है ना यूएस में कहीं सेटल होने के लिए। तो जो अपने लोग मोस्टली वीज़ा अप्लाई करते हैं ना नॉन इमिग्रेंट, वो यही है। अब बात करेंगे दोस्तों इमिग्रेंट वीज़ा। तो भाई बात करेंगे H1B वीज़ा के बारे में। सबसे पहले जो बहुत सारे लोगों को अप्लाई करना होता है इंडिया से, ठीक है, जो जिसका मोस्टली जो है सक्सेस रेट भी अच्छा ही होता है। तो मैं आपको बताता हूँ H1B वीज़ा के लिए सबसे पहले मेरे भाइयों क्या करना पड़ेगा ना, आपको आपका जो एम्प्लॉयर आपके लिए है वो वहाँ पे LCA से, ठीक है, LCA यानी कि लेबर कंडीशन एप्लीकेशन होती है। ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयर को फाइल करनी पड़ती है वहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट से अमेरिका के। दोस्तों एक जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म होता है I-129। ठीक है, तो वो जो है ना आपके एम्प्लॉयर को वहाँ पे अमेरिका के अंदर आपके बिहाफ पे USCIS के अंदर, ठीक है, जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, जो होता है नॉन इमिग्रेंट एप्लीकेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट वर्कर। जो ये वीज़ा है H1B, ठीक है, ये होता है 3 साल का, जनरली 3 साल का होता है। ठीक है, और ये एक्सटेंडेबल होता है अप टू 6 ईयर्स। इसके अंदर जो है एक पर्टिकुलर जो कोटा निकलता है पूरे साल का 65,000 का। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना इतने ही एप्लीकेंट्स को लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए वीज़ा दिया जाता है। ठीक है, और एक बार आप अप्रूव हो जाते हो उसके बाद 2 साल के बाद ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। बात करेंगे H2B वीज़ा के बारे में। ठीक है, जो H2B वीज़ा है ना, ठीक है, ये होता है टेम्परेरी वर्कर्स के लिए जिनके पास में कुछ जो अनस्किल्ड लेबर होती है एक तरह की। ठीक है, ये समझ लो। लेकिन इसके अंदर जो है ना खेती बाड़ी के अंदर जो मेरे भाई जाना चाहते हैं तो H2B वीज़ा वो नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ जो है ये नॉर्मल अनस्किल्ड लेबर के लिए होता है वीज़ा। लगभग जो इसका ना वो थोड़ा सा सेम ही है अगर हम कंसिडर करें इसका H1B वीज़ा से। ठीक है, कंपेयर करें अगर हम, तो इसके अंदर क्या होता है कि सेम आपको जो एक स्पॉन्सर चाहिए होता है, जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपके बिहाफ पे I-129 की पिटीशन वहाँ पे फाइल करेगा नॉन इमिग्रेंट वर्कर के लिए USCIS के साथ में। ठीक है ना, तो इसके बाद आपका जो है लेबर डिपार्टमेंट से वहाँ पे अप्रूवल भी लेगा। इसका दोस्तों जो वीज़ा होता है ना जनरली 1 साल का होता है, वो एक्सटेंडेबल होता है 3 साल तक। इसका जो कोटा होता है वो होता है 66,000 का पूरे साल का। इसके अंदर जो है 66,000 वीज़ाज ही इशू किए जाते हैं पर ईयर। जॉब जो कर सकते हो अनस्किल्ड लेबर जो यहाँ पे यूएस के अंदर जो है आ सकती है वो है फैक्ट्री वर्कर हो गया, वेयर हाउस जॉब हो गई, या कोई नॉर्मल कोई अनस्किल्ड लेबर वाली जॉब हो गई। ठीक है, खेती बाड़ी को छोड़कर किसी भी तरह का पैकिंग शैकिंग का कोई भी काम है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो इस तरह के वीज़े के ऊपर। H2B की बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे जो मेरे भाई पढ़ने के लिए आना चाहते हैं यूएस के अंदर, ठीक है, तो उनके लिए जो वीज़ा होता है वो होता है F वीज़ा। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म स्टूडेंट के लिए होता है। तो इसके बारे में भाई जो आती है 3 कैटेगरी आती है। ठीक है, F के अंदर पहला होता है F1, फिर होता है F2, फिर होता है F3। ठीक है, बारी बारी बात करते हैं इसके अंदर। पहले मैं आपको समझाता हूँ F1 के बारे में। जो F1 होता है ना दोस्तों, F1 होता है जो पूरा प्रॉपर फुल टाइम जिसने कोर्स ले रखा है बंदे ने, ठीक है ना, और वो स्टूडेंट प्रॉपरली मतलब जो है ना पूरा फुल टाइम लॉन्ग टर्म कोर्स कर रहा है, जैसे कि एक बैचलर डिग्री हो गई या मास्टर डिग्री हो गई। ठीक है, तो इस तरह के कोर्सेज होते हैं, वो एक्सचेंज प्रोग्राम में अप्रूव होने के बाद में ही, ठीक है, उसको इस तरह का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। बात करेंगे F2 वीज़ा के बारे में। F2 जो है ना वो होता है जनरली डिपेंडेंट्स के लिए जिनके पास ऑलरेडी F1 वीज़ा है। उनके डिपेंडेंट्स यानी कि उनकी बीवी हो गई, उनके बच्चे हो गए, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो इंडिया से या कहीं से भी वो अप्लाई कर सकते हैं F2 वीज़ा के लिए। F3 की बात करेंगे, जो बॉर्डर कम्यूटर्स होते हैं खासतौर से, ये उनके लिए वीज़ा होता है, जैसे कि जो कनाडा से आ रहे हैं, मैक्सिको से आ रहे हैं, ये कनाडा जा रहे हैं, ये मैक्सिको जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए यूएसए के अंदर रहकर।
तो ये 3 कैटेगरी थी एफ के। इसके लिए भाइयों स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम के अंदर बंदे को अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा सिंपल है इसका, ठीक है। आपको जो है कोई जो स्कूल है जो स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम के अंदर जो अप्रूव्ड है ऑलरेडी, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट से, उससे आपको जो है एक फॉर्म रिसीव होगा I-20। अब ये I-20 का जो फॉर्म है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो अपनी फंड्स वगैरह ना, जो भी आपकी पढ़ने की जो फीस होगी या जितना भी आपको जो खर्चा लगने वाला है, ठीक है, तो वो आपको जो है यूएस गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा वीज़ा लगवाने के। स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम की I-901, ठीक है, कि फ़ीस आपको जो है पे करनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन होती है, पिटीशन डलती है आपकी। जो जनरली दोस्तों इसका टाइम होता है, ठीक है, वो आपकी स्टडीज़ के ऊपर बाउंड होता है। मान के चलो अगर आपकी 2 साल की अगर कोई डिग्री है या फिर 2 साल का आप कोई अगर आपने कोर्स ले रखा है, तो आपका जो वीज़ा का टाइम फ्रेम होगा वो भी 2 साल का ही होगा। कंपेयरिंग टू द टूरिस्ट वीज़ा जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, B2 जो आप अप्लाई करेंगे वो 10 साल का वीज़ा होता है। उसके अंदर मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, वो 10 साल का, ठीक है। यानी कि 180 डेज़ की आपको एंट्री मिलती है, 6 महीने की, जिसके अंदर आपको यूएस कैसे भी एग्जिट मारना पड़ेगा, फिर एंट्री मारनी पड़ेगी दोबारा। जो मेरे भाई हैं, ठीक है, वहाँ पे टेक्निकल कोर्स को लेना चाहते हैं, यानी कि जो शॉर्ट कोर्स होता है, ठीक है, जिसे हम दूसरी भाषा में डिप्लोमा भी कह सकते हैं, उसके लिए होती है कैटेगरी M, ठीक है। M यानी कि M फॉर मैनचेस्टर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे M कैटेगरी के अंदर जो होता है 1, 2, 3 सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, F कैटेगरी का था, वैसे ही इसका जो है M कैटेगरी का, जिसके अंदर आपको M1 जो वीज़ा होता है वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। और आपको वीज़ा आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जितना आप उसका जो ड्यूरेशन है वही आपको उतना ही वीज़ा मिलेगा, उतनी ही उसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। बात करेंगे M2 की, जो आपके डिपेंडेंट्स होंगे, जैसे कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ठीक है, वो इंडिया से इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं M2 वीज़े को। M3 की बात करेंगे, M3 जो वीज़ा होता है ये आपका होता है सेम जो मैंने आपको पहले बताया था, कंप्यूटर्स के लिए जो बंदे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, या तो वो यूएस जाना चाहते हैं कनाडा मैक्सिको से, या वो बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा और मैक्सिको के अंदर दोबारा जाना चाहते हैं विजिट करने के पर्पस के लिए। जो प्रोसेस है ना एफ वीज़े की तरह बिल्कुल सिमिलर ही है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम से अप्रूव हुई जो यूनिवर्सिटी है आपकी या फिर जो आपका कॉलेज होगा, वहाँ से आपको I-20 फॉर्म मंगवाना पड़ेगा, वो आपको दे ही देंगे, ठीक है। उसके अंदर आपका जो है पूरा फंड्स वगैरह रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया एफ वीज़े में था, वो आपको शो करना रहता है। इसके बाद में आपका जो है आपको एप्लीकेशन की जो पिटीशन होती है, ठीक है, उसकी आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। SEVP जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, उसका जो फॉर्म होता है I-901 एप्लीकेशन, ठीक है ना, तो उसकी आपको फीस पे करनी है। बात करेंगे अब आपका ऐसा वीज़ा जो आपका जो है सीधा ग्रीन कार्ड पे जाके, ठीक है, जो आपका पाथ बनता है वो होता है EB3। अब बात करेंगे EB कैटेगरी वीज़ाज़ की, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका जो पहला वीज़ा आएगा EB3, ठीक है। EB3 के अंदर दोस्तों क्या होता है, EB3 के अंदर जनरली आपका जो है ना स्पॉन्सर चाहिए होता है आपको, ये आपको पता ही है, यूएस के अंदर स्पॉन्सर चाहिए आपको, जो आपको एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सर करे अंडर EB3। अब मैं बताता हूँ EB3 होता क्या है। जो मेरे भाई जिनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर कोई उन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है अनस्किल्ड जॉब के लिए, ठीक है, तो वो एलिजिबल है इसके लिए, कोई दिक्कत की बात। जैसे कि मान के चलो कॉल सेंटर की जॉब हो गई या फिर नॉर्मल किसी तरह की कोई ऐसी जॉब होगी जिसके अंदर जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि होटल के अंदर जो है वेटर वगैरह हो जाते हैं ना, ठीक है, अपना कोई अनस्किल्ड लेबर जो होती है, ठीक है, जो काम होता है, ठीक है, वही इसके अंदर जो है एलिजिबल है। और मेरे भाई H2B वीज़ा के बारे में, ठीक है, तो वो ध्यान दें इस पर, ठीक है। EB3 वीज़ा आपके लिए भी है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं EB3 वीज़ा के लिए, ठीक है। इसके अंदर जनरली आपको 2 साल की ट्रेनिंग ही चाहिए बस। इसके लिए एक ना PERM लेबर सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट से अमेरिका के अंदर जो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे वहाँ पे फाइल करेगा। फॉर्म I-140 होता है इसके लिए, जो आपका एम्प्लॉयर वहाँ पे यूएस के अंदर USCIS के अंदर वहाँ पे जाके आपकी पिटीशन डालेगा। ये होती है आपकी इमिग्रेंट पिटीशन फॉर एलियन वर्कर। ध्यान से सुन लो इस चीज़ को, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक आपको जो है मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो मेरे लिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो, ठीक है, किसी भाई के बहुत काम आएगी ये वीडियो, ठीक है। और इसके बाद मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा, ठीक है, आपकी मदद के लिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके इस चीज़ के लिए। अगर आपको हमारी कोई प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए होंगी तो आप कभी भी मुझे जो है ना नीचे दी गई इंस्टाग्राम ID के ऊपर कभी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फॉलो भी कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तो बात कर रहे थे हम ना इस वीज़े के बारे में, ठीक है। तो EB3 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास में I-140 की पिटीशन आपकी अप्रूव हो जाती है ना दोस्तों, तो डायरेक्टली आप ना ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन फाइल करते हो, ठीक है, जहाँ पर भी आओ वहाँ पे, ठीक है ना, उसी आप जगह पे वहीं पे यूएस की एम्बेसी में जाके ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हो, आपका इंटरव्यू होता है, छोटा सा आपसे पूछा जाता है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे जॉब के बारे में, आपसे आपकी कॉन्फिडेंस आपका चेक किया जाएगा, ठीक है, कि आप काम कर लोगे, ठीक है। तो सब कुछ देखते हैं वो, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश के ऊपर जज कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो हर चीज़ आपकी देखेंगे, आपको नॉलेज कितनी है, आप क्या आपने किया क्या हुआ है, ठीक है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एम्प्लॉयर आपसे जो जॉब करवा रहा है आपको पता भी है उसके बारे में, आपने कितने साल की ट्रेनिंग कर रखी है, तो वगैरह वगैरह सारे सवाल पूछेंगे। यूएस की आपने अगर इंटरव्यू की मेरी वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो आप जाके मेरी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। भाइयों EB कैटेगरी के अंदर ना एक और वीज़ा होता है जिसके बारे में बहुत सारे मेरे भाई जानते भी होंगे शायद, EB5, ठीक है। ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट बेस्ड रेजिडेंसी। अब जिसके पास पैसा है यार उसको तो कोई भी कंट्री वीज़ा दे ही देगी ना, तो इसलिए इसके लिए आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो होगी कम से कम
$1.5 मिलियन की, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है यूएस में जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी और कमर्शियल सेक्टर में आपको जो है एक यूनिक आइडिया लेके आना होगा, जिसके अंदर आपकी जो पिटीशन डलेगी और जब आप अप्रूव हो जाएंगे उसके बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अपनी फैमिली के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये खैर बहुत सारे मेरे भाई हैं जो कर भी सकते हैं, जो बहुत सारे मेरे भाई हैं जो देखते हैं कि ऑल्टरनेट वेज क्या है, ठीक है। तो ये एक जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। इसका प्रोसेस बहुत ईजी है, ठीक है। इसको आप जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली जो है आप इसकी आपको जो है पूरा शो करना पड़ता है कि मेरे पास में इतना फंड है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा, ठीक है। और इसकी ऑथराइजेशन भी वो मांगते हैं। इंटरव्यू होगा तो उसमें सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। भाइयों बात करेंगे अमेरिका में सैलरी कितनी होती है, ठीक है। जो मेरे भाई जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंसर्न है, तो मैं आपको बता दूँ यार, पहली बात ये है कि अमेरिका के अंदर सैलरी को मत देखो सिर्फ, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे एवरेज जो आपको सैलरी मिलेगी ना, वो मिलेगी अनस्किल्ड स्किल्ड लेबर, ठीक है, दोनों ही इसको सुन लें, ठीक है, अच्छे से। वो होगी $4,000 से $5,000 के बीच में, ठीक है, जिसके अंदर आपके टैक्सेस भी बहुत कटते हैं। किसी मेरे भाई को, ठीक है, अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे नीचे कमेंट कर सकता है, ठीक है, बता सकता है, तो मैं उसको उस वीडियो पे भी उसको भी मैं कवर करूँगा डिटेल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपके टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। टैक्सेस इतने ज़्यादा होते हैं, ये मान के चलो कि 35 से 40% तो आपका टैक्स में ही चले जाता है सैलरी के अंदर, ठीक है, तो जो कटता है। तो आपको जो बचता है वही आपको बचता है $2,500-3,000, ठीक है, वो भी शायद ही बचता है, क्योंकि खर्चे बड़े होते हैं वहाँ पे। रहने का खर्चा है, ठीक है, खाने का खर्चा है, ठीक है, फिर जो मेरे भाई, ठीक है, अपना शौक रखते हैं, ठीक है, उनके भी खर्चे हैं। तो आपको पता ही है फिर, ठीक है, इस तरह से आपके हाथ में बचता बहुत कम ही है। ये हमारी सोच होती है, जो मेरे भाई ये सोचते हैं ना कि भाई किसी अच्छी कंट्री में जाएंगे तो हमारा पैसा बनेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा बनेगा। मैं इस बात को मानता हूँ, ठीक है, पैसा आपका ज़रूर बनेगा मेरे भाइयों, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वहाँ पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, टैक्सेस होते हैं। इससे बढ़िया कोशिश ये करो, कंट्री वो चूज़ करो जहाँ पे आपका जो है ना चीपेस्ट जो है आपका खर्चा वर्चा सारा कुछ रहे। सैलरी भी अगर कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना वहाँ पे कोई कारोबार स्टार्ट करो, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, अच्छी आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये मेरी पर्सनल आपको सजेशन है। बाकी जो मेरा भाई जैसे मर्जी ले, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो यार, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर, कोई बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे।